Hello everyone, welcome to the new video. Today we are discussing placing in news. Places in news जो है वो हर साल यूपीएससी एक या दो क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स में, और जनरली उसी रीजन के बेसिस के ऊपर इंटरनेशनल रिलेशंस या ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, राइट। सो प्लेसेस इन न्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जनरली हर साल एक या दो ऐसी जगह होती है जो काफ़ी न्यूज़ में रहती है और उसके कुछ ना कुछ एंगल से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे बॉर्डर्स पूछ ली, उस रीजन का कोई अलग से नाम पूछ लिया, ठीक है। सो आज देख रहे हैं सीरिया। सीरिया न्यूज़ में क्यों है? सीरिया है, सो सीरिया जो है मिडल ईस्ट में है। मिडल ईस्ट जो यूरोप और एशिया के बीच में जो रीजन है उसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे टर्की का कैपिटल इस्तांबुल जो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे है मिडल ईस्ट। सीरिया यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो सीरिया की बॉर्डर्स है इराक, टर्की, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी जहाँ पे उसका कोस्ट आता है, नीचे है इजराइल, जॉर्डन और बाजू में है लेबनान, ठीक है। ये है इजराइल की सीरिया की बॉर्डर। सो सीरियन बॉर्डर्स हम अगर देख सकते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन में है, ठीक है। अभी ऑलरेडी इजराइल में वॉर चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंडली हमारा जो टर्की है, ठीक है, वो अभी सीरिया के अंदर एक सिविल वॉर चल रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। ओके, यहाँ पे ऊपर ब्लैक सी है टर्की के ऊपर, और ब्लैक सी के ऊपर ही है यूक्रेन एंड रशिया। रशिया यहाँ पे है और दिस इज यूक्रेन। ओके, सो बहुत ही वॉर प्रोन रीजन में, कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन में सीरिया है ऑलरेडी। और यहाँ पे जो है अजरबैजान और आर्मेनिया है। यहाँ पे है नगर्नो काराबाख। ये रीजन भी कॉन्फ्लिक्ट में है काफ़ी सालों से। सो ये पूरा रीजन वॉर टोन है, हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। करंटली कॉन्फ्लिक्ट ये है कि सीरिया के अंदर जो हमने बोला टर्की जो है वो सिविल वॉर कंट्रोल कर रहा था, तो टर्की जिस फैक्शन को सपोर्ट कर रहा था, टर्की वहाँ के पब्लिक को सपोर्ट कर रही थी इन द सिविल वॉर, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद, वो जो है वहाँ पे डिफीट हो गए हैं, और बशर अल असद जो है वो रशिया चले गए हैं। जैसे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जब बांग्लादेश में वॉर जैसी सिचुएशन हो गई थी, प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल रेफ्यूज आ गई थी, वैसे सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद वो चले गए हैं रशिया, ठीक है। और टर्की जो है वहाँ के सिविल वॉर को, जो फैक्शन को सपोर्ट कर रही थी, वो हो गए हैं जीत, ठीक है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री क्या रही है, ठीक है, और फिर हमें पता चलेगा कि न्यूज़ में क्यों है और हमें कितना ध्यान रखना है, ठीक है। सो 2010 में सिविल वॉर हुआ था सीरिया में। ओके, सिविल वॉर क्यों हुआ था? अगेंस्ट ऑथोरिटेरियन रिजीम। फॉर मोर फ्रीडम, ठीक है, ज्यादा फ्रीडम के लिए एक सिविल वॉर हुआ था। काफी साल तक सिविल वॉर चला, ठीक है, काफी कॉन्फ्लिक्ट रहा, इसलिए यूपीएससी ने काफी सारे पीवीक्यूज ऑलरेडी सीरिया से पूछ लिए हैं, इस रीजन से पूछ लिए। ये एक तरह से यूपीएससी का फेवरेट एरिया है जहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए थोड़ा हिस्ट्री समझना। 2010 में हुआ सिविल वॉर, ठीक है। 2010 में ही हुआ था अरब स्प्रिंग मूवमेंट। अरब स्प्रिंग मूवमेंट क्या है? जो पूरा अरेबियन रीजन जो है, हमने अभी यहाँ पे हमारे इसको देखा था, ये जो पूरा अरेबियन रीजन है, ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका की सहारन कंट्रीज भी अगर हम ले लें, ट्यूनीसिया, अल्बानिया, इजिप्ट,
लीबिया, ओके, ये सब जगह पे हुआ था फ्रीडम मूवमेंट। ये सभी कंट्रीज में ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट थी, वहाँ पे हुआ था फ्रीडम मूवमेंट। और फ्रीडम मूवमेंट वैसा सिमिलर सीरिया में भी देखा गया था, ओके। लेकिन गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को वायलेंस के साथ मूवमेंट क्रश कर दिया। ये जो सिविल वॉर था वायलेंटली क्रश हो गया, ठीक है। ये था एकदम बेसिक बैकग्राउंड 2010 के आसपास। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज़ें चल रही थी, उसमें दूसरे जो कंट्रीज थे वर्ल्ड के, यूएसए, रशिया, टर्की, अरेबियन नेशंस, ओके, इन सब ने अपनी अपनी साइड चूज कर ली। और कोई रेबल्स को सपोर्ट कर रहा था तो कोई प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहा था। तो दोनों साइड वेपन्स की सप्लाई बढ़ती गई और पूरा सीरिया जो है वो लंबे टाइम तक एक वॉर में उलझा रहा। ऑलमोस्ट 12 ईयर्स, 2010 से देखे तो 14 ईयर्स हो गए। इस 14 ईयर्स के बाद अल्टीमेटली जो रेबल्स है वो जीत गए और प्रेसिडेंट भाग गए। इसीलिए पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और रीजन अभी न्यूज़ में है, ओके। थोड़ा सा देखते हैं हम आगे। ये जो हमारा रीजन है, दिस इज हाउ द वॉर वॉज। इतना खराब वॉर हुआ था वहाँ पे, काफ़ी सालों तक डैमेज हुआ, काफ़ी लोग मर गए, काफ़ी लोग सीरिया छोड़ के चले गए। अभी भी काफ़ी सारे सीरियन रेफ्यूजी है, वो रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं आसपास की कंट्रीज़ में, ओके। दिस इज हाउ बैड द वॉर वॉज, ओके। थोड़ा टीम्स हम देख लेते हैं कि कौन सी टीम ने किसको सपोर्ट किया, ओके, जिसकी वजह से वॉर इतने 14 ईयर्स तक चलता रहा। सो यूएसए एंड यूरोप, ये लोग जो थे वो कर रहे थे रेबल्स को सपोर्ट। जो रेबल्स प्रेसिडेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे फॉर देयर राइट्स, फॉर मोर डेमोक्रेसी एंड फॉर मोर फ्रीडम, ये रेबल्स को सपोर्ट कर रहे थे। अगेंस्ट जो प्रेसिडेंट थे सीरिया के, उनको सपोर्ट कर रही थी रशिया और ईरान, ये मेन सपोर्टर्स थे। थर्ड जो थे वो थी टर्की। टर्की जो थी वो सिलेक्टिवली कुछ फैक्शंस थे उनको सपोर्ट कर रही थी। सो अल्टीमेटली इन सब के बीच में टर्की जो है उसकी सपोर्टेड फैक्शन 2024 में जीत गए हैं, ठीक है। इसीलिए प्लेस न्यूज़ में है, प्रेसिडेंट को बाहर कर दिया गया है, ठीक है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बशर अल असद जो थे और उनकी फैमिली, वो इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट में सपोर्ट दे रहे थे। सो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। ऐसी एक गवर्नमेंट जो हमें थोड़ा सपोर्ट दे रही थी अगेंस्ट पाकिस्तान, हिंदी कश्मीर इशू, हिंदी बॉर्डर इशू, उनको वहाँ से भागना पड़ा है, वो अभी रशिया में रेफ्यूज लेने गए हैं, ठीक है। इतना ही कॉन्फ्लिक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ इतना हम इसमें देख सकते हैं फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव कि अगर कहीं पे भी वॉर हो रहा है और कोई और कंट्री वहाँ पे आके सपोर्ट दे रही है तो वो अपने बेनिफिट के लिए सपोर्ट देगी, ठीक है। यूएसए ने सपोर्ट दिया, रशिया ने दिया, ईरान ने दिया, इन सबका यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट था, ओके। ये पूरे रीजन को कंट्रोल करने में, डिस्टेबलाइज करने में इनका बहुत बड़ा पर्सनल इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से इन्होंने सपोर्ट दिया, ओके। तो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, प्रेसिडेंट चले गए और सिविल वॉर खत्म हुआ एक तरह से। तो अगर यहाँ पे देखें तो दिस इज व्हाट हैपेंड। नवंबर 27 पूरा जो रेड रीजन है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, ठीक। जो प्रेसिडेंट असद थे उनके कंट्रोल में था, ओके। थोड़ा सा रीजन ऊपर टर्की कंट्रोल कर रहा था और सिर्फ इतना पोर्शन जो है, ठीक है, वो थे एक रेबल ग्रुप कंट्रोल कर रहा था। थोड़ा सा पोर्शन जो अभी रेबल्स जीते हैं वो कंट्रोल कर रहे थे, ओके। दिस इज द पोर्शन
अभी के रेबल्स जो जीते वो कंट्रोल कर रहे थे। बैक टू लेस देन 10 डेज के अंदर उन्होंने टर्की के सपोर्ट में, ये जो रेबल्स है उन्होंने टर्की के सपोर्ट में, यहाँ पे टर्की है उनके सपोर्ट में पूरा रीजन कवर कर लिया और सीरिया के जो प्रेसिडेंट है वो रशिया चले गए। ओके, ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट था। मेन हमें यहाँ पे याद रखना है कि बॉर्डर्स क्या क्या लगती है। ओके, कितना मूवमेंट था। ओके, क्यों न्यूज़ में है, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि वाई इन न्यूज़, तो कॉन्फ्लिक्ट है, सिविल वॉर है, मिलिट्री कूप है। कई बार मिलिट्री कूप में पूछा जाता है। मिलिट्री कूप क्या होता है? व्हेन आर्मी टेक्स ओवर। तो यहाँ पे तो आर्मी ने टेक ओवर नहीं किया है, यहाँ पे सिविल वॉर था और रेबल्स ने टेक ओवर किया है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में क्यों आता है कॉन्फ्लिक्ट? सो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? अगर कोई जगह पे वॉर चल रही है, ओके, सो यहाँ पे सिविल वॉर तो थी, लेकिन एक और यहाँ पे फैक्शन था, वो था टेररिज्म का। ठीक है, ISIS जो है, इस्लामिक स्टेट फॉर इराक एंड सीरिया। ठीक है, तो ये जो सीरिया वर्ड है वो यहाँ से आया था, क्योंकि ISIS जो है वो शुरुआत ही उनकी यहाँ से हुई थी, इराक और सीरिया में। ये दो जगह पर उन्होंने कंट्रोल लिया था। ओके, उनके साथ थे, ISIS के साथ थे, लेट मी राइट इट, ISIS एंड अल-कायदा। ठीक है, जो ओसामा बिन लादेन वाली ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने जो है वो इनिशियल जो सिविल रेबल्स जो थे, जिन्होंने सिविल वॉर किया था, वो टेक ओवर किया। और अभी जो एक्चुअल में रेबल्स जीते हैं, उनके जो लीडर है वो फॉर्मर अल-कायदा ऑपरेटिव थे। ठीक है, सो अल्टीमेटली पूरे वॉर में विक्ट्री एक तरह से देखा जाए तो टेररिज्म की हुई है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड लर्निंग हम सब के लिए कि वॉर शुरू कोई करता है, वॉर को सपोर्ट कोई करता है, जिनके अपने इंटरेस्ट होते हैं रीजन में, और जिसके पास पैसा होता है वो वॉर को फंड कर सकता है। अल्टीमेटली जिसके पास लास्ट में ऐसी एक पोजीशन होती है वो जीत जाता है। ठीक है, सो जो इनिशियल जो लोग थे जिन्होंने मूवमेंट शुरू किया था, उनको कुछ मिला नहीं, पूरी कंट्री डैमेज होगी, इतने सालों तक काफ़ी लोगों की जाने गई। ठीक है, इसलिए रीजन न्यूज़ में है। ठीक है, इससे आगे हमारे UPSC के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ जगहों को याद रखेंगे। एलिपो, इडलिब, हामा, होमस, राका, दर एज जोर और दमस्कस, जो कि है सीरिया का कैपिटल। क्योंकि इस तरह से भी मैच द फॉलोइंग और पैर्स में क्वेश्चन आते हैं, ताकि हमें पता होना चाहिए कहाँ पे कौन से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। सबसे मेजर कॉन्फ्लिक्ट अलिप्पो में हुआ था। अलिप्पो बार बार कोई ना कोई अलग फैक्शन टेक ओवर करता था। ठीक है, उसके अलावा ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर कंट्रीज हमें जाननी है, लेबनान, इजराइल खुद, जॉर्डन, इराक, टर्की। दिस इज़ दी ओनली थिंग वी नीड टू नो। और मेडिटेरेनियन सी में कंट्री ओपन होती है। ओके, सो मेडिटेरेनियन सी से इनका काफ़ी सारा ट्रेड होता है। ठीक है, ये भी एक चीज़ हमें देखनी थी कि अगर हम लोकेशन देखें और अभी के कॉन्फ्लिक्ट्स देखें, तो यहाँ पे जो ईरान है उसका, क्योंकि ईरान और रशिया वहाँ के प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहे थे, तो रशिया और ईरान एक तरह से इन दोनों की लॉस हुआ है, हार गए हैं ये लोग। USA यहाँ से विड्रॉ कर चुका है और टर्की ने इस रीजन पे कंट्रोल ले लिया है। ठीक है, ये भी एक चीज़ है, क्योंकि ईरान जो था वो लेबनान, फिर सीरिया, फिर यमन, जहाँ से हाउदीज आ रहे थे। ठीक है, रेड सी के अंदर जहाँ पे हाउदीज शिप्स को अटैक कर रहे थे, लास्ट ईयर कॉन्फ्लिक्ट में रीजन है एक ऑलरेडी। तो इन सबको जो है इजराइल के अगेंस्ट, ठीक है, ईरान यहाँ से कंट्रोल कर पा रहा था, रशिया सपोर्ट दे रहा था। सो एक ग्लोबल वॉर जो है USA रशिया जो दो पार्टीज है, उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इन लोग का लॉस हुआ है। ठीक है, और टर्की की एक तरह से विक्ट्री हुई है। इससे ज़्यादा डिटेल में हमें हमारे पर्सपेक्टिव से नहीं जाना, सिर्फ इतना हम ध्यान रखेंगे कि अभी हमें पता नहीं यहाँ पे क्या होगा, हम इनसे कैसे डील करेंगे। हमारे लिए अफगानिस्तान जैसी सिचुएशन हो गई है, अफगानिस्तान टाइप सिचुएशन फॉर इंडिया। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं अभी आगने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। तो ये पूरी हिस्ट्री थी। ठीक है,
बॉर्डर्स हम याद रखेंगे इसके ऊपर से इनकेस क्वेश्चन आता है तो। ओके, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक और है यहाँ पे सेडनाया प्रिजन, इस प्रिजन के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ये ही सीरिया में प्रिजन थी, ठीक है, जहाँ पे डिफेक्टर्स ऑफ मिलिट्री, फिर डिसेंटर्स, रेबल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स, रेबल ग्रुप खुद, इन सबको वहाँ के प्रेसिडेंट या वहाँ की गवर्नमेंट जो थी वो रखती थी, ठीक है। सो एक तरह से डिटेंशन कैंप था, काफ़ी बड़ा डिटेंशन कैंप है, हज़ारों लोग यहाँ से अभी निकाले जा रहे हैं। रेबल्स जीत गए हैं तो जितने भी रेबल ग्रुप के लोग थे, जितने भी डिसेंटर्स थे, डिफेक्टर्स ऑफ मिलिट्री थे, मिलिट्री में से जो लोग सिविल वॉर में जुड़ गए थे, ये सब अभी यहाँ से रेस्क्यू किए जा रहे हैं। सो ये प्रिजन भी न्यूज़ में आ सकती है। ओके, एक तरह से डिटेंशन सेंटर है ये। ये था पूरा सीरिया का ओवरव्यू। हिस्ट्री क्या थी, रीजन क्या है, बॉर्डर्स क्या लग रही है। ओके, इसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे। क्वेश्चन आता है अगर मेंस में तो हम समझेंगे कि किस तरह से हम इसको एज एन इंटरनेशनल पॉइंट से अप्रोच कर सकते हैं। ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट प्रोन में जगह कौन से कंट्रीज ने थोड़ा बहुत कंट्रोल लिया, कौन हार गया, जैसे रशिया और ईरान वहाँ से बैक ऑफ कर गए, ठीक है। यूएसए ने भी विड्रॉ कर लिया, टर्की ने कंट्रोल ले लिया। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से एक सपोर्टर हमारा पाकिस्तान के अगेंस्ट कम हुआ, और यहाँ पे अभी जो पावर में आया है उन लोग के अगेंस्ट हम उनके साथ कैसे रिलेशंस मैनेज करेंगे वो अभी हमें आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये रीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मेडिटेरेनियन सी से लगता है, ठीक है। ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट प्रोन है, हमारा काफ़ी सारा ट्रेड यहाँ से जाता है। ओके, डन। PYQ पे नज़र डालते हैं हम। ऐसे सेम PYQs पहले भी आ चुके हैं, 2019 का क्वेश्चन है, एक बार रीड कीजिए आप। अभी हमने जो डायग्राम देखा था फर्स्ट में, उससे हम ये कह सकते हैं कि सीरिया रेड सी के साथ तो ओपन नहीं होता। सो 5 आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो ये 2 क्वेश्चंस एलिमिनेट हो गए। ऑप्शंस 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं। 2 और 3 में कंफ्यूजन है, 1 और 4 राइट हो रहा है। एड्रियन सी में अल्बेनिया है, यस। 4 मेडिटेरेनियन सी में मोरक्को है। जो सहारा वाली कंट्रीज़ है उसमें जब आप वेस्टर्न साइड पे जाते हो तो मोरक्को जो है वो मेडिटेरेनियन सी में ओपन होता है। ओके, सो क्वेश्चन है ब्लैक सी में क्रोएशिया और कैस्पियन सी में कजाकिस्तान। सो क्रोएशिया है वो जो है वो एक्चुअल में ब्लैक सी में ओपन नहीं होता है। क्रोएशिया जो है वो ब्लैक सी में ओपन नहीं होता है। सो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। कैस्पियन सी में हाँ कजाकिस्तान की ओपनिंग है, अगर हम आके जाके देखेंगे तो हमें मैप में भी दिखेगा। सो दी आप राइट आंसर आपका हो जाता है 1, 3 एंड 4 ओनली। सिंपल क्वेश्चन था, अगर मैप को ऑब्जर्व किया होता तभी भी सीरिया वगैरह प्लेसेस न्यूज़ में थी तो आप इसको आंसर कर सकते थे। एक बार वापस जाते हैं, आप देखिए दिस इज हाउ, ठीक है। ये है कैस्पियन सी और यहाँ पे है कजाकिस्तान, ये है कजाकिस्तान, ठीक है। और सीरिया जो है वो रेड सी में ओपन नहीं करता। रेड सी में ओपन कंट्रीज करती है इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इजराइल, जॉर्डन, और नीचे की साइड जाते हैं एरित्रिया, जिबूती, सोमालिया और येमेन। ये दूसरी प्लेसेस इन न्यूज़ में हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल प्लेसेस इन न्यूज़ को हम एक दूसरे के साथ रिकनेक्ट करेंगे तो हम ज़्यादा क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे। एक और PYQ है, अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है जो UPSC का पैटर्न रहा है, कई बार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं कॉन्फ्लिक्ट इन न्यूज़ से। अभी थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, अभी थोड़े क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो गए, जैसे मैंने अभी बात की कि मिडल ईस्ट और रेड सी और 2-3 और जगह को कनेक्ट करके मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हमने देखा सीरिया की डेफिनेटली बॉर्डर थी, लेबनान की भी थी, इराक तो सीरिया के नीचे था तो इराक नहीं था, ओके। और जॉर्डन जो था वो हमने देखा रेड सी में ओपन करता है, ठीक है। सो हमारा काम हो गया। ओनली राइट, जॉर्डन ओपन्स इन द रेड सी। अभी हमने डायग्राम में देखा इराक जो है वो तो सीरिया के भी नीचे था, अंदर की साइड वो पर्शियन गल्फ में ओपन होता है। ये दोनों क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएंगे, आंसर विल बी 3 और 4।
यहाँ पे देख सकते हैं इराक पर्शियन गल्फ में ओपन होता है, जॉर्डन रेड सी में ओपन आता है, तो हमारा आंसर है सीरिया और लेबनान। डायरेक्टली यूपीएससी का पीवाईक्यू था, अगर प्लेसेस इन न्यूज़ में थोड़ा सा ध्यान होता तो वी कैन सॉल्व इट। दीज आर द इजियर क्वेश्चंस, दीज आर दी लो हैंगिंग फ्रूट्स जो आप ले सकते हैं डायरेक्टली एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। एक और जगह है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, वो है पनामा कैनाल। ठीक है, पनामा कैनाल कहाँ पे है और क्यों न्यूज़ में है? पनामा कैनाल है, अगर हम यहाँ से जाए तो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, और यहाँ पे है साउथ अमेरिका। ओके, ये है फिर से जाते हैं, यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। ओके, ये है कोलंबिया, जिससे लगता है यहाँ पे पनामा। यहाँ पे से जाती है पनामा कैनाल जो कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को। यहाँ पे है पैसिफिक ओशन और यहाँ पे है अटलांटिक ओशन, राइट। इन दोनों को कनेक्ट करती है पनामा कैनाल। सो पनामा कैनाल न्यूज़ में क्यों है? 3-4 रीजंस से है। एक कि डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा कैनाल को, पनामा कंट्री जो है उसको बोल दिया है कि पनामा कैनाल हमें वापस कर दो। वापस कर दो मतलब कभी ना कभी यूएस के पास पनामा कैनाल रहा होगा। कब रहा था? तो 1903 में जो था यूएसए ने पनामा कैनाल बनवाया था। और पनामा कंट्री जो है, पनामा कैनाल पनामा कंट्री से जाता है। सो पनामा कंट्री जो है उसको कोलंबिया में से अलग करवाया था और खुद ये दोनों जगह फ्रेंच कॉलोनीज थी। कॉलोनाइजेशन का टाइम था 1903, 1947 में हमारा इंडिपेंडेंस हुआ। 1903 में पनामा को इंडिपेंडेंस दिलवाया यूएसए ने फ्रॉम फ्रेंच कॉलोनी। ठीक है, दोनों फ्रेंच कॉलोनाइजेशन में थे। कोलंबिया का पनामा पार्ट था। यहाँ पे कोलंबिया है साउथ अमेरिका में। ठीक, यहाँ पे है यूएसए और मैक्सिको, और ये है सेंट्रल अमेरिका रीजन। सेंट्रल अमेरिका रीजन में है पनामा। प्लेसेस इन न्यूज़, सेंट्रल अमेरिका बिटवीन अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, दोनों साइड पे कंट्री ओपन होती है। और कोलंबिया का पहले पार्ट था जिससे यूएसए ने उसको दिलवाया था इंडिपेंडेंस, और पनामा कैनाल कंस्ट्रक्ट की थी। क्यों कंस्ट्रक्ट की थी? क्योंकि यूएसए का काफ़ी सारा ट्रेड पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से होके जाता था। सो पनामा कैनाल बीच में डिस्टेंस कम करती थी, इसीलिए इसको यूएसए ने बनवाया, इंडिपेंडेंस दिलवाया। अभी जो है क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बोला है कि हम कैनाल वापस ले लेंगे? क्योंकि वहाँ के प्राइसेस बढ़ गए हैं। ओके, फर्स्ट हमने देखा लोकेशन, फिर हमने देखा क्यों न्यूज़ में है। अभी एक और रीज़न है कि वहाँ पे जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से पनामा कैनाल में जो है वहाँ पे जो गैटुन लेक है वहाँ पे वाटर लेवल कम हो गया है। ठीक है, जो गेटन लेक है वहाँ पे, वो गेटन लेक यूज़ होता है कैनल के अंदर पानी देने के लिए, और वही लेक में क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी कम हो गया है, ड्राउट्स बढ़ गए हैं। ठीक है, इसकी वजह से कैनल को ऑपरेट करना डिफ़िकल्ट हो रहा है और हर साल वहाँ से शिप की क्वांटिटी कम की जा रही है जितनी शिप पास की जाए, क्योंकि यही जो है गेटन लेक वो फ्रेश वाटर भी प्रोवाइड करता है कंट्री को, पूरी पनामा। तो ये जो फ्रेश वाटर है इसका भी प्रोवाइड करता है, कैनल को भी ऑपरेट करता है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर लेवल कम है, इसी वजह से भी न्यूज़ में है। सो पिछले साल ऑलरेडी न्यूज़ में था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बात की कि वहाँ के पैसे बढ़ रहे हैं क्योंकि शिप्स की क्वांटिटी हमने देखा कम की, तो हर एक शिप को पास होने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। सो प्राइसेस ऑलरेडी, वाटर लेवल, ड्रॉट्स, फ्रेश वाटर, प्राइसेस बढ़ रही है ऑफ शिप पैसेज। ओके, सेकंड एक और न्यूज़ में था, लास्ट ईयर एक मूवी आई थी, ठीक है, हिंदी मूवी थी डंकी। उसमें बताया गया था डंकी रूट। सो डंकी रूट जो है वो है यूएसए के अंदर जाने के लिए, जो साउथ अमेरिका से, ये था हमारा साउथ अमेरिका। ओके, सो यहाँ पे है यूएसए, यहाँ से सेंट्रल अमेरिका कनेक्ट होता है, नीचे है साउथ अमेरिका। ओके,
साउथ अमेरिका से यूएसए जाने के लिए इलीगल माइग्रेशन के लिए ये डंकी रूट यूज होता है। इधर भी आता है पनामा, इधर भी आता है गेटन लेक, ओके, और पनामा कैनाल। सो काफ़ी सारे रीजन से न्यूज़ में है। यहाँ पे अभी का कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, ओके। अगर यहाँ पे हम देखें, ये है कैरिबियन सी जो कि अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है। यहाँ पे गेटन लेक, ओके, और ये है पनामा कैनाल के 2 पार्ट्स, ओके, जो यहाँ से बे ऑफ पनामा को कनेक्ट करते हैं, जो कि है पैसिफिक ओशन में, राइट। सो डायरेक्ट कनेक्शंस में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन टू द पैसिफिक ओशन, या भी ऐसा आ सकता है कि कनेक्ट्स कैरिबियन सी टू द बे ऑफ पनामा। 2 हमारे ऑप्शन है जो हम कनेक्शंस बनवा सकते हैं, ओके। क्वेश्चंस दोनों से आ सकता है। और गेटन लेक जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर भी न्यूज़ में था, इस साल डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से भी वापस ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई है। और जब काफ़ी पॉपुलर कॉन्फ्लिक्ट्स न्यूज़ में होते हैं, जैसे हमने मिडल ईस्ट का देखा, वहाँ से रेगुलरली न्यूज़ आ रही है, तो जब ऐसी कोई जगह के ऊपर स्टेटमेंट्स आते हैं तो 1 वीक के आसपास यहाँ पे न्यूज़ रहती है, फिर न्यूज़ से बाहर चला जाता है, लेकिन उसी टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं, ओके। इसलिए हमने अभी देखा, यहाँ पे है पनामा कैनाल, ओके, पैसिफिक ओशन, कैरिबियन सी, सेंट्रल अमेरिका, यही है डंकी रूट, ओके। यहाँ से ही होके डंकी रूट से लोग जाते हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मर जाते हैं, ठीक है, डंकी रूट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, रोड वगैरह है नहीं, डेंस फॉरेस्ट है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मर जाते हैं। काफ़ी सारे लूटर्स जो है वहाँ पे लूटिंग करते हैं, टेररिज्म है यहाँ पे, और ये रीजन किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो यहाँ के डेंस फॉरेस्ट है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए इसको डंकी रूट की तरह यूज़ किया जाता है, ताकि लोगों को इलीगली माइग्रेट करवाया जा सके, ओके, ओके, डन। ये है जो गेटन लेक है, उसके साथ कैनाल जॉइंट है। कैनाल जो है उसके अंदर गेटन लेक से पानी आता है, ताकि शिप्स का जो है लेवल चेंज किया जा सके। ये पूरा रीजन जो है वो सेम लेवल पे नहीं है। आप देखिए यहाँ पे है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, तो अटलांटिक ओशन जो है उसके बाद पनामा जो कंट्री है, और फिर पैसिफिक ओशन, तो दोनों के बीच में एक राइज है, तो आपको ऊपर जाके नीचे आना पड़ता है। तो गेटन लेक तक तो ईजी है जाना, लेकिन फिर आपको जो है इन लॉक्स का यूज़ करके, इन लॉक्स में पानी भरा जाता है और शिप्स की हाइट बढ़ाई जाती है, ठीक है। एक लॉक में शिप गई, पानी बढ़ाया, ऊपर गई, दूसरे लॉक को ओपन किया, वहाँ का लेवल राइज किया, इस तरह से शिप को ऊपर लिया जा सकता है, और फिर जो शिप जो है वापस नीचे भी जाती है। तो इसमें जो पानी का यूज़ होता है उसको मेंटेन रखने के लिए लेक के अंदर लेवल होना चाहिए, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से लेक का लेवल ड्रॉप हो रहा है। इसी वजह से क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर की दिक्कत हो रही है, और शिप्स की क्वांटिटी कम की गई है। शिप्स की क्वांटिटी कम की गई है, कंट्री के पास ज़्यादा और अर्निंग के सोर्सेज नहीं है, तो पर शिप जो है कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं। उसी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हम उनको कहेंगे कि हमें कैनल वापस देते, ठीक है। उन्होंने जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट करवाया, इंडिपेंडेंस मिल गई, तो वो कैनल उनको सबमिट करके चले गए, लेकिन अभी उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। सो इट वॉज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना था, ठीक है। 3 रीज़न थे न्यूज़ में होने के लिए। गेटन लेक जिसका पानी कम हो रहा है, फ्रेश वाटर और इन लॉक्स दोनों को पानी देता है, प्लस डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट था कि हम कैनाल वापस ले लेंगे, यहाँ पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट भी है, जिस तरह से हमारा सुएज कैनाल है वैसे ये भी एक इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट है। और थर्ड हमारा डंकी रूट, तीनों की वजह से न्यूज़ में था, तीनों में से किसी पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ओके। दैट वाज ऑल। आपको सिर्फ ये याद रखना था कि पैसिफिक ओशन कैरिबियन सी को कनेक्ट करता है, लेकिन वो एग्जैक्ट कनेक्शंस जो है वो कैरिबियन सी और बे ऑफ पनामा को कनेक्ट करता है यहाँ से। डन, दैट वाज ऑल। 2 places in news, सीरिया बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविल वॉर, प्रेसिडेंट वहाँ से उनको एक्स्ट्राडेट किया गया, रशिया चले गए, ओके। टर्की की एक तरह से विक्ट्री होगी। वहाँ के बॉर्डर रीजन्स हमने देखे, बाकी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी उसी रीजन में है, इजराइल, पैलेस्तीन, ओके।
ईरान खुद है जिसका भी इजराइल के साथ वॉर चल रहा है। टर्की है जो वहाँ पे रेबल फोर्सेस को बैक कर रहा था, वो रेबल फोर्सेस वहाँ पे जीत गए तो एक तरह से टर्की की विक्ट्री होगी। यूएसए ने विड्रॉ कर लिया है। ओके, सो दिस आर द मेन थिंग्स दैट वी हैड टू सी इन दिस प्लेसेस ऑफ न्यूज़, एंड नेक्स्ट वाज द पनामा कैनाल। ओके, दैट्स फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।